साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय महत्वपूर्ण है धम्म क्रांति के उद्देश्य से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इस बात की घोषणा 25 साल पहले ही कर ली थी, लेकिन अब उसके बाद धम्म दीक्षा के बाद आज कई समय जो है वो लौट चुका गुजर चुका है। और उसके बाद क्या सामाजिक स्थिति हुई है, क्या बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से समीक्षा होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ है विलास राउत जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जानकार है, विश्लेषक है। तो बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम सर। तो सर आज के जैसा कि हमारा विषय है कि अशोक विजयादशमी के मौके पर दीक्षा भूमि में जो है लोग जो है लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होने वाले हैं और आने वाले 2 दिनों में ही अशोक विजयादशमी है। तो सर ऐसे में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर एक तरफ जो है वो शस्त्र पूजा हो रही है और दूसरी तरफ इस प्रकार अहिंसा का संदेश लेकर जो लोग हैं वो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर पहले आप इसको? देखिए, दीक्षा भूमि बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा का ऐलान किया और नागपुर को चयनित किया, उस दिन से लेकर आज तक आज हम लोग जो देख रहे हैं, आज विशेषतः जब इस देश में किसी एक विशिष्ट विचार की पार्टी का राजकाज चल रहा है, ऐसे में वो लोग और खास करके आरएसएस के लोग, मैं बिना परहेज के बेझिझक मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इस बात का जोर लगाने में लगे हुए हैं कि वो नागपुर को संघ भूमि कैसे प्रचारित किया जाए, इस बात का जोर लगा रहे हैं। दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाते। वो जोर लगाते अपनी तरफ से, लेकिन बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की 1956 में, आज बिना कुछ किए भी वो संघ भूमि को प्रचारित नहीं कर पाते, क्योंकि दीक्षा भूमि का जो छाप जो नागपुर पर लगी हुई है बाबा साहब की धम्म दीक्षा से, वो ऐसी अमिट छाप है, वो इतिहास की ऐसी क्रांति है कि शायद ही दुनिया में ऐसी कोई क्रांतियां तो बहुत हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार की अहिंसक और बिना रक्तपात की क्रांति बाबा साहब ने करके दिखाई है, जिसमें लाखों करोड़ों, और विशेषतः ये क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस क्रांति में उस समय जो शामिल हुए लोग, वो सिर्फ उनके लिए मर्यादित नहीं है, तो ये सर्वकालीन प्रासंगिक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक है, और इसलिए ये क्रांति हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी क्रांति है, और उसकी जो अमिट जो छाप है दीक्षा भूमि की, इसलिए वो कायम है, कायम रहेगी, चाहे आरएसएस और उनके विचारधारा के लोग कितना ही जोर लगा ले। दीक्षा भूमि रहेगी, संघ भूमि कभी नहीं हो सकती। सर आप बहुजन राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दीक्षा भूमि की जो बात है, तो जो वहाँ के जो संगठन है, वहाँ की जो समिति है, फ़िलहाल वहाँ की राजनीति में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने जो संघ भूमि की बात की, तो सर वहाँ पर अभी नितिन गडकरी जी आने वाले हैं और अठौले रहने वाले हैं और साथ में जो है फडणवीस भी रहेंगे। तो ऐसे में कैसे संदेश जाएगा फिर जब दीक्षा भूमि को आप अलग उसका ऐतिहासिक जो पार्श्वभूमि है वो अलग है और इनकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि अलग है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? ये राजनीतिक है या धार्मिक है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये धम्म दीक्षा का जो समारोह है, इसकी 66वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब आयोजन समिति ने जब तय किया है, तो ये उनका अधिकार है कि वो किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये उनका अधिकार है। पर फिर भी चूंकि ये आयोजन समिति समाज की अगुवाई कर रही हैं, तो उनको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि समाज इस बारे में क्या सोचता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पर लेकिन बुलाया है, अब गडकरी जी को बुलाया या फडणवीस जी को बुलाया और अन्य किसी को बुलाया है, अब वो संवैधानिक पद पे हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, अब उनका क्या पैरामीटर्स हैं मैं तो नहीं जानता, मैं उस बारे में, वो ठीक नहीं होगा मैंने कोई भाष्य करना। लेकिन यदि ये सोच के बुलाया भी है, मान लीजिए,
मैं उनको किसी समाज या जाति या धर्म के आधार पर मैं नहीं देख रहा हूँ उनको। मैं ऐसे देखता हूँ उनको कि भाई ठीक है, ये मिनिस्टर हैं, इसलिए उनको बुलाया गया है। तो ऐसा यदि बुलाया भी गया है, तो बेहतर होता कि उसमें कोई विद्वान श्रेणी का कोई वक्ता या कोई बोलने वाला होता कि उस दिन के औचित्य पर वो अपनी बात रखता, समाज को एक संदेश देता। वहीं गडकरी जी या फडणवीस जी ये क्या बताने वाले, धम्म दीक्षा के संबंध में क्या बताने वाले हैं? वो क्या जानते हैं? या जानते भी होंगे तो क्या बताने वाले हैं? वो क्या विश्लेषण करने वाले हैं? वो बताएँगे बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ। मैं हिंदू देवताओं को नहीं मानता, ऐसा तो वो बोल नहीं सकते। तो भाई कोई विद्वान होता कि उस दिन उस चर्चा करता, वहाँ से संदेश देता उनके भाषण के दो पहले। विचारधाराओं का जो विरोधाभास वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो समाज भी कैसे स्वीकार करेगा? आज समाज के सामने भी ये सवाल पड़ा है। देखिए, इनके मुखड़े और रुपड़े तो सबके सामने खुले हुए हैं। ये कोई मतलब ये पहली बार हो रहा है ऐसी बात नहीं है। दीक्षा भूमि पर जो भी वो समिति रही है, स्मारक समिति, उसमें जो जैसे-जैसे पहले भी कुछ लोग रहे हैं, तो ये लोगों के अब कैसा है कि ये समय नहीं है, या ये समझ लीजिए कि ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, ये कहना कल धम्म दीक्षा का समारोह है और आज हम ये ऐसी टिप्पणी करें कि ये जनरली इन लोगों का वो रहा है, कल्चर रहा है, ट्रेंड रहा है कि जो भी आयोजन समिति रही है, वो हमेशा पिछड़ग्गूपना सरकार का करती रही। अब ये बड़ा शब्द लग सकता है, इंसल्टिंग फील हो सकता है इनको। हालाँकि वो ये तर्क दे सकते हैं कि भई सरकार है, उनको बुलाना चाहिए। पर ये ठीक है ना, आप बुलाइए, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि भई इस बात पर चर्चा भी तो हो कि भई इतने 66 साल हो गए धम्म दीक्षा समारोह को, बाबा साहेब हमको ये देकर गए हैं, हम पर कुछ ज़िम्मेदारी भी छोड़ कर गए थे, हमसे कुछ अपेक्षाएँ भी करी थी। तो उस बात पर विमर्श कब होगा? उस बात पर चर्चा कब होगी? तो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि नहीं? गडकरी उस बात के स्पेशलिस्ट है, फडणवीस उस बात के स्पेशलिस्ट है। वो चर्चा करेंगे, वो बताएँगे धम्म दीक्षा पर अपनी राय बताने वाले, क्या बताने वाले, समाज को क्या दिशा देने वाले हैं। तो उसके लिए तो कोई बात होनी चाहिए। ठीक है, कोई इसके पहले कांग्रेसियों को बुलाते थे वो लोग, ये आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाने लगे हैं। तो जिसकी सरकार होगी उनको। हाँ, ठीक है, तो भई इसमें क्या अंतर है? वो कांग्रेसियों को बुलाते थे, भारतीय जनता पार्टी को, मतलब ये कह सकते हैं कि तुम तो कांग्रेस को बुलाते थे, तो हमने बीजेपी को बुला लिया, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा ही इनका वो हो सकता है मामला। तो ये कोई बड़ा मेरे लिए नया नहीं है, या अचरज का नहीं है, अटपटा नहीं है, और समाज के लिए भी नहीं है। वो सब लोग महाराष्ट्र में तो विशेषतः ये लोग जानने लग गए हैं कि भई आयोजन समिति, हालाँकि देश भर के, देश दुनिया के लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। वो इस बात के लिए नहीं आते कि गडकरी जी वहाँ भाषण देने आने वाले, फडणवीस वहाँ भाषण देने वाले हैं, उनको इससे लेना-देना नहीं है। वो तो बाबा साहब के कर्मों से वहाँ पर जो नव चैतन्य और चेतना पैदा हुई है, जो क्रांति वहाँ पैदा हुई है, उस क्रांति की याद में वो प्रेरणा लेकर जाने के लिए लोग देश दुनिया से वहाँ पर आते हैं। आपने जैसे कहा कि वहाँ लोग प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में धम्म दीक्षा दी और फिर आज ये इतना दौर गुजर गया। तो एक एक्टिविस्ट होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देखते हैं बहुजन समाज को? चाहे फिर वो सामाजिक दृष्टि से हो या राजनीतिक या धार्मिक, कहाँ तक पहुँच पाया है बहुजन समाज? देखिए, हम बाद में कभी इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं संक्षिप्त में इतना कहना चाहूँगा इस विषय पे, क्योंकि बड़ा मतलब ये लंबा विषय है। तो बाबा साहब की मोटी-मोटी जो जो 3 हमसे जो उम्मीदें थी महत्वपूर्ण, है ना? समतामूलक समाज की स्थापना, समाज को हुक्मरान बनाना और प्रबुद्ध भारत का निर्माण भारत बुद्ध में करना। अब इसमें से कोई एक दिशा में भी हम ठीक-ठाक से बढ़ गए होते हैं, तो हम समझते कि चलिए ठीक है। ठीक है, हालाँकि बहुत कुछ हमने बेहतर किया है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ज़ाया कर दिया हमने। लेकिन जिस लेवल पर जाकर हमने उन चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए था, परिवर्तन लाना चाहिए था, अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए था, हम वो नहीं कर पाए। विशेषतः धम्म दीक्षा समारोह का विषय है, कल परसों होने वाला है, तो हम ये बाकी 2 चीज़ों पर बात करने के बजाय हम इस पर बात करें कि भई बाबा साहब 1956 में जो चीज़ हमको देकर गए, जो विरासत हमको देकर गए, हमारा काम था उसको आगे बढ़ाना। बाबा साहब वैसे तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, है ना? ये एक संगठन देकर गए थे कि इस बात को मतलब
भारत को बुद्धमय करने की दिशा में ये संगठन काम करे। तो हालाँकि मेरा ऐसा मानना है कि खाली एक संगठन है, बाबा साहब ने उनको ज़िम्मेदारी दी थी तो खाली उनकी है, ऐसा भी मेरा कहना नहीं है। मेरा कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि खाली सबकी ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेवारी सबकी है, लेकिन महती ज़िम्मेदारी उनकी इसलिए बनती थी क्योंकि उनसे मतलब बाबा साहब उनको काम ही ये देकर गए थे। कि आपको अगुवाई करना है। नहीं, नहीं, हाँ, कहा तो सबको था लेकिन अगुवाई आप करें, ये संगठन काम करे बेसिक इस बात के लिए। पर वही अपनी राजनीति के शिकार हो गए हैं अब भारतीय। हालाँकि बाबा साहब ने कभी कोई ऐसा मतलब आप लोग देख रहे होंगे महाराष्ट्र में एक विवाद, वो खुद भी संगठन विवाद में है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बुद्ध महासभा कुछ लोग लिखते हैं। बाबा साहब ने भारतीय बुद्ध महासभा जैसा कोई संगठन नहीं बनाया। बाबा साहब ने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जैसा कोई संगठन नहीं बनाया। बाबा साहब के संगठन था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये तो कैसे महाराष्ट्र के कुछ विद्वान हैं जो क्या कहेंगे वैज्ञानिक हैं कि बाबा साहब की हर बात का मतलब वो जो है एक हाँ, हाँ, परोक्ष रूप से वो संगठन बना दिया। तो ऐसे वैज्ञानिक लोग महाराष्ट्र में हैं कुछ, ऐसे सारे लोगों से मेरा ये कहना नहीं है। तो ये सब चीज़ें, तो उनके साथ-साथ हम लोगों का भी काम था। जो लोग उस समय शिक्षित दीक्षित हुए, उन लोगों का काम था कि हम बुद्धिज़्म, खाली बुद्धिज़्म मतलब कहने के लिए नहीं, बुद्धिज़्म को जीना पड़ेगा। बुद्धिज़्म को आचरण में लाना पड़ेगा, बुद्धिस्ट दिखना भी पड़ेगा, जीना भी पड़ेगा और कागज़ पे भी होना पड़ेगा, तो बुद्धिस्ट। आप खाली ये कह दें कि नहीं हम तो बुद्धिस्ट हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आप बुद्धिस्ट हैं तो आप बुद्धिस्ट दिखने भी चाहिए, और बुद्धिस्ट दिखने भी चाहिए और बुद्धिस्ट लिखने भी चाहिए अपने कागज़ पे। ये अभी जैसे आपने कहा कि बुद्धिस्ट दिखना भी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती पर लगातार जो है महाराष्ट्र के खासकर जो लोग बड़े आरोप लगाते हैं कि वो बुद्धिस्ट नहीं है, उन्होंने अभी तक धर्मांतर नहीं किया है। तो एक बहुजन राजनीति से ताल्लुक रखते समय आप क्या सोचते हैं ऐसे? देखिए वैसे तो बहन मायावती जी के जो संकेत जो है, उनके शासनकाल के देख लीजिए आप, या ओवरऑल उनका सारा जर्नी आप देख लीजिए। पूर्व का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं जानता हूँ या जब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तब से, तो बुद्धिज़्म की तरफ उनका पहले से ही रुझान है। और लगभग-लगभग मोटा-मोटी ये बात कही जा सकती है कि बुद्धिस्ट कल्चर के हिसाब से बहन जी आचरण करती हैं, बर्ताव करती हैं। अब ये अलग विषय है, इसके बारे में मैं कोई अधिकृत आदमी नहीं हूँ। कागज की बात आपने की थी। नहीं देखिए, वो तो होना पड़ेगा। उस बारे में मेरा एकदम कठोर और मेरा पूरा मैं बहुत ज़िम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, वो तो होना पड़ेगा। वो नहीं होंगे तो हम फिर कैसे बुद्धिस्ट हैं? तो वो आज नहीं तो कल, तो वो मैं बहन जी के विषय में खाली इतना वो जो मैं जो कह रहा हूँ कि भई उनका आचरण में है। अब वो कब होगी, कब वो धम्म दीक्षा लेगी, वो उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। बहन जी एक निश्चित समय पर और एक माकूल समय पर वो सब चीज़ें करने वाली हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा है। तो उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया है कि भई कागज़ पर भी आपको दिखना पड़ेगा, तो इस बात पे मेरा पक्का भरोसा है कि ये बात तो होनी पड़ेगी। अगर हमको इस देश को, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए या प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाना है, तो हमको बुद्धिस्ट दिखना भी पड़ेगा, हमको बुद्धिस्ट लिखना भी पड़ेगा और हमको बुद्धिस्ट बनना भी पड़ेगा, आचरण में लाना भी पड़ेगा। ये चीज़ें जब तक हम नहीं करते, तब तक आप कैसे किसी से ये कह देंगे कि भई आप अनुकरण करो। आपके आचरण से लोग अनुकरण करेंगे ना। हम खाली किसी को सलाह देंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ? एक जंगल की एक छोटी-सी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सी जगह आप लोगों ने वो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने भी किधर से वो पढ़ी थी। एक चूहा हर रोज़ रात को जो है, वो निकलता था और जंगल में सबको जगाता था। ठीक है? ये ऐसा उसका रोज़ का नित नियम था। तो हाथी एक दिन बीड़ी पी रहा था। मैं ऐसे जानवरों के 2-4 जानवरों के बस जस्ट एक समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। बीड़ी पी रहा था, चूहा उधर से आया। अरे हाथी भाई क्या बीड़ी पी रहे हो? क्या इतना बुरा काम कर रहे हो? देखो जंगल में कितनी बढ़िया हवा चल रही है। चलो घूम के सैर-सपाटा लगा के आते हैं। ये छोड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। हाथी को लगा यार बात तो सही है। इतना अच्छा है वातावरण प्रदूषित हो जाए, चूहा सही बात कह रहा। छोड़ दी उसने बीड़ी, चल पड़ा चूहे के साथ। आगे आगे बढ़े, तो शियार मिला।
ठीक है, सियार कुछ नशा कर रहा था, बोला अरे क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये देखो जंगल में कितनी बढ़िया हवा चल रही है, कितना बढ़िया मौसम है, सुहाना मौसम है, हाथी दादा भी साथ में, चलो जंगल से सैर करके आते हैं। ठीक है, सामने गए तो शेर मिला। ठीक है, जानकार रहा होगा, शेर मिला तो जैसे ही शेर अपना वो कुछ शराब वराब में पीने की तैयारी में, तो चूहा बोला यार, अरे शेर भाई क्या नशा कर रहे हो, जंगल में इतना बढ़िया हवा चल रही, इतना अच्छा मौसम है, चलो सैर करके आते हैं, हाथी दादा भी हैं, सियार भी हैं, चलो सब मिलके सैर करके आते हैं। एक हमारी कनपट पे शेर ने चूहे के, तो हाथी और सियार बोला, अरे भाई बोले वो तो इतनी अच्छी बात बता रहा है, वो तो इतनी अच्छी बात बता रहा है, बुरी लत छुड़वा रहा है, आप उसको झापड़ क्यों मार रहे हो? जानते हो वो शेर क्या बोला? अरे बोला ये रोज रात को गांजा पी के सारी रात ऐसे ही सबको जगाता है बोले। क्या बोला? मैंने झापड़ इसलिए मारी कि मैं इसको पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि रोज रात को गांजे का नशा करता है और सबको फिरता है, अपना नशा उतारने के लिए सबको घुमाता रहता है। तो अब वो जानता था ना चूहे के बारे में कि ये खुद ही नशा करके और वो दूसरों के नशा छुड़वाने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको भी तो आचरण में लाना पड़ेगा। हम यदि किसी से उम्मीद करते हैं तो हमको दिखना पड़ेगा। लोगों ने आपको कॉपी या आपको फॉलो क्यों करना चाहिए? यदि हम बुद्धिस्ट दिखेंगे, हम बुद्धिस्ट का आचरण करेंगे, तो तब हम जाने के किसी को कहने के लिए अधिकृत हो जाते हैं कि नहीं भाई ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, भारत बुद्ध में से फिर आप क्या तात्पर्य निकालते हैं? देखिए, क्योंकि आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अगर उधर देखा जाए तो खालिस्तान की भी बात हो रही है, खालिस्तानी होने की बात करते हैं। तो फिर और फिर अब जैसे आप लोग हैं, तो आप बुद्धिस्ट होने की बात करते हैं, भारत बौद्धमय की बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या फ़र्क रह गया फिर? मतलब एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, एक बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात कर रहा है, तो क्या डिफ़रेंस क्या मानते हैं आप? हमने भारत को बुद्धमय करने का मतलब हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषित करवा रहे हैं, बुद्ध राष्ट्र बनवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत देश के लोग बुद्ध की फिलॉसफी को अंगीकार करें, उस पर अपना जीवन यापन आचरण करें, जिससे उनका जीवन सुखमय हो जाए। ठीक है कि नहीं? हिंदू राष्ट्र की इनकी जो संकल्पना है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और कैसा हिंदू राष्ट्र, कहाँ का हिंदू राष्ट्र, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? पहले हमको ये भी तो समझना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र कहने से मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र? भाई हिंदू राष्ट्र की संकल्पना इसके पीछे इनकी क्या संकल्पना है? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्योंकि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में भी आप देखिए, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना मनुस्मृति के आधार पर राष्ट्र निर्माण की संकल्पना, ऐसा आम तौर पर सबके सामने प्रचलित है। और यही बात, ये सत्य भी है, सिर्फ प्रचलित नहीं है, ये सच भी है। इतिहास में हम लोग देखते हैं कि इनके किस्से कहानियों में हम लोगों ने पाया है कि भाई द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, उसने जब शिक्षा ली तो अंगूठा काट दिया, क्योंकि अर्जुन से ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया था। शंभुक की हत्या का मामला ले लो, या उस दौर से लेके उनके किस्से कहानियों से लेके तो बाबा साहेब अम्बेडकर तक, बाबा साहेब अम्बेडकर खाली अछूत होने के कारण उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था। तो हिंदू राष्ट्र मतलब एग्जैक्ट क्या, क्या हिंदू राष्ट्र? क्या वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता है, शंभुक का वध कर दिया जाता है? वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें अछूत के बेटे को क्लास के बाहर बैठकर? या वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कल परसों की बात ले लो, जो घड़े का पानी नहीं पी सका इंद्र मेघवाल? तो ये संकल्पना है हिंदू राष्ट्र। बुद्ध भारत से फिर क्या? बुद्ध भारत से मतलब ये है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था, इस देश के जो बहुतायत संख्या में जो लोग जो दुखी थे, जो पिछड़े थे, जो सताए गए थे, इनके जीवन में बदलाव आए, सुख सुख आए, समृद्धि आए। मानव को मानव जैसे देखें, मानव की तरह देखें। द राइट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। जीवन के हर पहलू में इंसान और इंसान का बराबरी का रिश्ता हो, इंसान और इंसान में भेद ना हो। चाहे बेटा अमित शाह का हो, चाहे रामू रिक्शे वाले का हो, सामाजिक तौर पर
उनको बराबरी में देखा जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति उनकी चाहे जो हो, पर क्या यह संभव है इस देश में? नहीं है। तो बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म का केंद्र बिंदु है मानव कल्याण, मानव। और हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा, हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा जो है वर्ण व्यवस्था। ये डिफरेंस है। इसलिए वो इसलिए जिद पर अड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं, ये चाहे कितना भी कुछ हो जाने दीजिए, ये कितना भी हो जाने दीजिए, कितना भी प्रोपेगेंडा कर लेने दीजिए, देश को नहीं पूरी दुनिया को बुद्ध के सिद्धांतों के पीछे जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप दुनिया भर में कहीं पर भी देख लीजिए, यदि दुनिया में शांति प्रस्तापित करना चाहते हैं, आप संपन्नता प्रस्तापित करना चाहते हैं, तो आपको बुद्ध के सिद्धांतों के पीछे जाना ही पड़ेगा। ये कितना भी हिंदू राष्ट्र के लिए, कितना भी हिंदू राष्ट्र चिल्ला ले, ये कितना भी हिंदू हिंदू चिल्ला ले, पर इनको भी आज नहीं तो कल। देखिए, ये पॉलिटिकल ये भी हो सकता है, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आज ये कह रहा है, कल वापिस। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें उनके मंसूबों पे शंका है। वो हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए लगे रहेंगे। पर हम लोगों ने भी अपनी जिम्मेवारी को समझकर, यदि वो हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो हमने भी समझ लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण से क्या खतरा होने वाला है। तो हिंदू राष्ट्र के बदले में हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? हमारा उत्तर होना चाहिए प्रबुद्ध राष्ट्र। हमारा जवाब क्या होना चाहिए? प्रबुद्ध राष्ट्र। कि हम इस देश को प्रबुद्ध, प्रगतिशील, विचारवान, बुद्धिमान राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र निर्माण करें, और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। तो वो जो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं, वो रात दिन लगे हुए हैं, दिन दुगने रात चौगनी तेजी से लगे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमने भी तो देखना चाहिए। और उल्टा अब यहाँ रिलेवेंट हो जाता है। किस दिशा में काम करने की जरूरत है प्रबुद्ध राष्ट्र? हाँ, और यहाँ रिलेवेंट हो जाता है आपका वो पहला सवाल कि वो फडणवीस गडकरी जी वो दीक्षा भूमि आ रहे हैं, तो यहाँ रिलेवेंट हो जाता है। वो हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए रात दिन लगे हुए हैं, और हम खाली सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम लोग बस एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं, और हमारा लक्ष्य जो है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। ठीक है कि नहीं? और ऊपर से हम वो जो हिंदू राष्ट्र के लिए कटिबद्ध हैं, हम उनको लेकर, उनको बुलाकर हम ज्ञान लेना चाहते हैं धम्म दीक्षा समारोह पे कि आओ हमारा ज्ञानवर्धन करो। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, ये चिंता का विषय है। हम लोगों को नए सिरे से हमारे समाज को, हमारे लोगों को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ये धम्म दीक्षा की जो वर्षगांठ है, ये जो 66वीं वर्षगांठ है, ये खाली एक उत्सव सिंबॉलिक नहीं रहना चाहिए। समीक्षा के तौर पर देखा जाए। समीक्षा भी होनी चाहिए, और इसमें कुछ रिजोल्यूशन भी होने चाहिए हमारे, कि भाई हमने ठीक है बीते वर्षों में क्या किया इसकी समीक्षा, पर आने वाले समय में हम क्या करें, क्या नहीं कर पाए तो क्या करें। और देखिए, हमको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब तो सारा कुछ देकर गए हैं, तो हमने अलग से दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? मैं कांशीराम जी के भाषा में यदि बोलूं, या मैं एज ए बीएसपी का लीडर, मैं बहुजन समाज की पॉलिटिक्स करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूँ, तो मैं उनके तौर पे, उनके नज़रिए से यदि बोलूँ, तो जैसे कांशीराम जी कहते थे कि मैंने किताब पढ़ी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब ने जो कहा उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में भी हमको अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नया फिनोमेना डेवलप करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब जो जो कहकर गए हैं, एक बार वापिस उसको ढंग से ठीक से पढ़ ले। पढ़ने के लिए पढ़ ले ऐसा नहीं, या दिखावे के लिए पढ़ ले ऐसा नहीं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, मैंने इतना ज्ञान अर्जित कर रखा है, शेल्फ में किताबें सजाए रखी, इस बात के लिए नहीं। एक बार ठीक से सीरियस होके एक बार वापिस हम लोग पढ़ लें, ठीक से पढ़ लें, और पढ़कर एक एक चीज को, भले ही एक एक दिन में ही सही, एक एक महीने में ही सही, एक एक चीज को अमल में भी ला दे, तो आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल में हम बड़ा बदलाव देख सकते हैं। सर, ये 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस एवं अशोका विजयादशमी के मौके पर हमारे द थिंग के तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देने लायक इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ,
निश्चित रूप से। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने जीवन भर संघर्ष करके जो चीज़ें हमको दिलाई हैं, ठीक है, आज जो सिनेरियो है पूरे देश में कि हम उससे कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते या कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो इतने संघर्षों के बाद दिलाया है, तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम जो दिलाया है उसकी सुरक्षा तो कर सकते हैं। उसको बचा के वो विरासत उस धरोहर को बचा के तो रख सकते हैं, उसकी रक्षा तो कर सकते हैं। इस दिशा में भी यदि हमारे कदम नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के, बाबा साहब के सिपाही कहलाने के, जय भीम बोलने के, नारे लगाने के हकदार नहीं हैं। मैं इस 66वीं वर्षगांठ पर बड़ी विनम्रता के साथ सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब कुछ ज़िम्मेवारियाँ हम पर छोड़कर गए थे। बाबा साहब ने कुछ हमसे उम्मीदें लगा रखी थी कि भाई ठीक है, मैं तो किसी भी महापुरुष का एक लाइफ स्पैन होता है, एक समय होता है, उतना समय जीकर उनको यहाँ से अलविदा हो जाना पड़ता है। तो बाबा साहब भी जब दुनिया से अलविदा हुए तो उनकी कुछ चाहत थी कि भाई मेरे बेटे, मेरे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आने वाले समय में इन्होंने ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें थी, तो उस दिशा में हम लोगों ने सार्थक पहल अगर अब तक नहीं भी की है, मैं ऐसा नहीं करता कहता कि बिल्कुल पहल हुई नहीं, कुछ प्रयास हुए नहीं। प्रयास हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसके पहले प्रयास नहीं हुए, प्रयास हुए हैं छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, जिस किसी भी पैमाने आप जो भी कुछ भी पैमाना लगा लें, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। प्रयास हुए हैं, पर वो नाकाफ़ी है। तो इसलिए अब कम कम से कम इतने प्रगत समय में अब तो सोशल मीडिया और बाकी बहुत सारी चीज़ें और लोग भी पढ़ने लिखने और बहुत सी स्थितियां अभी तो पहले से बेहतर हो गई। तो इतनी बेहतर स्थिति में भी यदि हम कुछ उसमें सार्थक पहल करके, मजबूत पहल करके, मजबूत कदम नहीं बढ़ाते हैं तो फिर उसमें हम लोगों को जय जयकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि खास तौर से यदि हम बहुजन समाज की पॉलिटिक्स, क्योंकि अब धम्म दीक्षा के विषय में ये चर्चा चल रही, तो मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि पॉलिटिक्स में भी यदि बहुजन पॉलिटिक्स में भी हम कामयाब होना चाहते हैं या समाज कारण या किसी अन्य सारी बातों में, तो पहला सबसे मजबूत मामला जो है, क्योंकि वो ये है कि ये जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, बाबा साहब ने कुछ सोच समझ कर धम्म दीक्षा दी होगी। बाबा साहब भी तो पॉलिटिशियन थे, बहुत महान पॉलिटिशियन थे, उनके बराबर का कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ उस समय भारत में, बराबर है। उसके बाद भी बड़े ज़िम्मेदारी के साथ और बड़े सोच समझ के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा दी, बाबा साहब ने दीक्षा दी, ठीक है कि नहीं? तो दीक्षा दी, तो बाबा साहब तो जानते होंगे ना दीक्षा देने से क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। हमारे लोग नाहक ही दिमाग लगाते हैं कि बुद्धिज़्म की बात करेंगे तो राजनीतिक नुकसान होगा या हमको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। भई बाबा साहब ये सब कुछ सोच के गए हैं। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म आपको दिया ही इस बात के लिए है ताकि आप में नैतिकता पैदा हो। जब तक आप में नैतिकता पैदा नहीं होगी, तो आप कैसे राजनीति में कामयाब हो जाएँगे, अपनी बहुजन राजनीति में कामयाब हो जाएँगे। क्योंकि आप जब तक नैतिकता के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, तब तक आप अपने को समाज के लिए उत्तरदायी नहीं मान पाएँगे, नहीं साबित कर पाएँगे। और जब तक उत्तरदायी साबित नहीं कर पाएँगे, तो आप समाज में कैसे तो ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र को शुरू करने या उसको बढ़ाने में अगर आपको लाभदायी यदि कोई फैक्टर होगा, तो ये बुद्ध धम्म का फैक्टर होगा और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हर क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी काम करता हो, लेकिन उस हर आदमी ने इस धम्म के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए और तभी हम बाकी अन्य किसी क्षेत्र में कामयाब हो सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विलास राउत जी और सोशल एक्टिविस्ट हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज हमारे साथ वो बात कर रहे थे अशोक विजयादशमी एवं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर और इस तमाम चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने नैतिकता का संदेश देना चाहा। उनका ये मानना है कि बुद्धिज़्म
यह नैतिकता और ईमानदारी सिखाती है और इसी के आधार पर जो है बहुजन राजनीति सफल भी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर और भी जो चर्चाएँ हमने की है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।